हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज मैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के सीबीटी एग्ज़ाम का मॉडल पेपर नंबर 17 लेके आया हूँ, जो कि आपके होने वाले सीबीटी एग्ज़ाम यूपीपीसीएल सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप देखिएगा, हो सकेगा तो नोट्स में अपने लिख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूछा है कि विभवांतर जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस है। ये क्वेश्चन आपका बीएसएनएल टीटीए 25 सितंबर 2016 में पूछा गया है। क्या है? एक अदिश राशि है, एक सदिश राशि है, दोनों हैं, कोई नहीं है। ठीक है, तो विभवांतर आपका अदिश राशि है। विभवांतर आपका अदिश राशि है। ठीक है, देखिए सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है। सदिश राशि वो होती हैं जिनमें परिमाण होता है और दिशा होती है। ठीक, लेकिन जो आपकी अदिश राशि होती है उसमें क्या होता है, दिशा नहीं होती, परिमाण होता है सिर्फ। ठीक है, तो ये आपकी अदिश राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संधारित्र विरोध करता है। ठीक है, बीएसएनएल टीटीए 28 सितंबर 2016 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। बच्चों, जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सब ये आपके कंपटीशन में आए हुए हैं क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक संधारित्र विरोध करता है, धारा में परिवर्तन, वोल्टा में परिवर्तन, धारा और वोल्टा दोनों में परिवर्तन, कोई नहीं। तो देखिए संधारित्र विरोध किसका करता है, वोल्टा में परिवर्तन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली के बल्ब के तंतु किसके बने होते हैं? तंतु मतलब फिलामेंट। नाइक्रोम का बना होता है, कार्बन का ना होता है, तांबा का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। तो ये बच्चों क्या होता है, नाइक्रोम का बना होता है। इसका बना होता है नाइक्रोम का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विद्युत हीटर में जो आपकी कॉइल होती है वो किसकी बनी होती है, ठीक है, तो वो नाइक्रोम की बनी होती है। और जो बल्ब के फिलामेंट बनेंगे वो किसके बनेंगे, टंगस्टन के बनेंगे। किसके बनेंगे, टंगस्टन के। इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, हीटर में। और तांबे का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग बनाने में करते हैं, वाइंडिंग में। ठीक, कार्बन ये ब्रशेस बनाए जाते हैं, कार्बन के ब्रशेस बनाए जाते हैं, जो जनरेटर मोटर में यूज होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की सस्टेबिलिटी होती है, धनात्मक और कम होती है, ऋणात्मक और कम होती है, धनात्मक और अधिक होती है, ऋणात्मक एवं अधिक होती है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, धनात्मक और कम होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत परिपथ में रिलेक्टिविटी डैश डैश के समरूप होती है। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी। देखिए रिलेक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट सेम होता है। और यहाँ पे आपसे पूछा रिलेक्टिविटी, तो रिलेक्टिविटी क्या होगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के समरूप होगी। ठीक है, इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक पदार्थ में भंवर धारा हानि के लिए सही सूत्र है? ठीक है, K इंटू बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वी, K इंटू बी मैक्स की पावर स्क्वायर एफ वी, ईटा इंटू बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर वी स्क्वायर, K इंटू बी मैक्स की पावर 1.6 एफ स्क्वायर वी स्क्वायर। तो बच्चों आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। ये आपका
ईडी करंट लॉसेस का फॉर्मूला होता है, ईडी करंट लॉसेस। अगर आपसे कोई पूछता है हिस्टेरेसिस लॉसेस का फॉर्मूला क्या होता है, हिस्टेरेसिस, तो इसका फॉर्मूला होता है W H इज इक्वल टू KH B मैक्स की पावर 1.6 FV। ठीक है, ठीक। तो मैंने आपको एडी करंट का भी बता दिया और हिस्टेरेसिस लॉस का भी बता दिया। चुंबकीय पारगम की एसआई यूनिट है हेनरी, वेबर, टेस्ला, कूलाम। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, तो इसमें पारगम की क्या होगी, हेनरी होगी। क्या होगी, हेनरी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषम चुंबकीय पदार्थ है? कॉपर है, पोटेशियम है, टंगस्टन है, ऑक्सीजन है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, कॉपर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ये आपको एक सर्किट दे दिया गया है, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा है कि टोटल डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये और ये और ये किस में हो गए, सीरीज में हो गए, ठीक। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा हम अलग से आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। अब ये देखिए ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किस में, सीरीज में। तो सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू 4 + 5 + 3, तो क्या हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ठीक। अब जो 12 रेजिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, इस रेजिस्टेंस के पैरेलल हो जाएगा। तो नया सर्किट बना लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि आप सर्किट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तभी आपके आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये 4 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, ठीक। ये 3 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया, ठीक। अब इनके जो आपका आएगा वो पैरेलल में आएगा, तो ये हो गया आपका 12। अब ये दोनों पैरेलल में हो गए तो दो पैरेलल रेजिस्टेंस होते हैं, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों गुणा कर देंगे और दोनों को फिर जोड़ देंगे, 16 हो जाएगा। 4 चौक 16, 4 तें 12। तो नया सर्किट आपका क्या आया, नया इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया आपका, 3 आया। अब 3 जो होगा इसके सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये 3 हो गया, ठीक है। और ये आपका 6 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 3 हो गया। अब देखिए ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए। सीरीज का क्या होगा, 6 हो जाएगा, 6। अब ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे, 6 हो ये। तो इनको सॉल्व करेंगे तो 6 × 6 12, 6 दूनी 12, 3। तो कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। फिर नया सर्किट क्या बनेगा, ये आपका ये हो गया, ये आपका और ये आपका, ये 4 हो गया आपका। इन दोनों का रिजल्टेंट 3 आ गया और ये 3। तो कितना आंसर आएगा, तीनों फिर सीरीज में हो जाएंगे, तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा, REQ, ये जाएगा आपका 10 ओम। तो आपका 10 ओम आंसर आना चाहिए। तो ये आपका 10 ओम बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विद्युतीय नेटवर्क में सक्रिय अवयव है, वोल्टेज और जनरेटर, इंडक्टर, रेजिस्टेंस, ट्रांसफार्मर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, वोल्टेज सोर्स और जनरेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नेटवर्क जिसकी एक शाखा में बैटरी सोर्स जुड़ा है वह डैश होगा, लीनियर नेटवर्क होगा, एक्टिव नेटवर्क होगा, बायलैटरल नेटवर्क होगा, पैसिव नेटवर्क होगा। तो वो क्या होगा बच्चों, आपका एक्टिव नेटवर्क होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मापक उपकरण में सबसे कम आंतरिक प्रतिरोध होता है, वोल्ट मीटर, अमीटर, ओम मीटर, मेगर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, ओम मीटर सही होगा, सॉरी अमीटर बिल्कुल सही होगा। और अमीटर का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, करंट को मेजर करने के लिए करते हैं। किसको, करंट को। और सर्किट के सीरीज में जुड़ता है, किस में,
सीरीज में जुड़ता है। ओम मीटर रेजिस्टेंस को नापने के लिए करते हैं हम लोग। वोल्ट मीटर वोल्टेज, और ये क्या होता है, पैरेलल में यूज होता है। ये किस में होता है, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। बचा आपका मेगर हम लोग इंसुलेशन नापते हैं, इंसुलेशन मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्ट वायु यंत्र में होते हैं स्क्वायर्ड स्केल होते हैं, यूनिफॉर्म स्केल होती है, लॉन्ग स्केल होती है, नन होती है। तो क्या होता है, स्क्वायर्ड स्केल होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंखे में कैपेसिटर का क्या प्रयोजन है? रफ्तार को बढ़ाता है, फेज शिफ्ट देना, गड़बड़ी उत्पन्न होने पर पंखे को बचाना, रफ्तार को कंट्रोल करना। तो बच्चों आंसर क्या होगा, फेज शिफ्ट करता है, फेज शिफ्ट देता है, फेज शिफ्ट देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि औसत मान ज्ञात है तो डैश डैश की गणना द्वारा आरएमएस मान ज्ञात किया जा सकता है। 1.5 इंटू अधिकतम मान, 1.11 इंटू अधिकतम मान, 1.11 इंटू प्रभावी मान, 1.11 इंटू औसत मान। देखिए फॉर्म फैक्टर क्या होता है, ये होता है आपका IRMS अपॉन एवरेज वैल्यू, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, आपको RMS की वैल्यू पूछ रहा है तो RMS की वैल्यू क्या आ जाएगी, IRMS की KF इंटू IAV होगा, और KF की वैल्यू क्या होती है, 1.1 होती है, और एवरेज वैल्यू IF। तो बच्चों ये आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, 1.11 इंटू कह सकते हैं IAV या VAV, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक DC सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा? एक ही AC सर्किट के मामले में समान, बहुत ज़्यादा, उच्च और शून्य। तो बच्चों क्या होगा, शून्य होगा। देखिए क्या होता है कि XL इज इक्वल टू क्या होता है, 2πfl होता है, 2πfl होता है, 2πfl होता है। f आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और DC में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है। DC में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 होती है। तो जब यहाँ पे f की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो XL भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कुंडल का प्रतिरोध 15 ओम है, मतलब R की वैल्यू कितनी दी आपको, 15 ओम दे दी है, प्रतिबाधा आपको दी है Z 25, तो आपको प्रेरण की प्रतिकार्यता निकालनी है, मतलब XL की वैल्यू निकालनी है। तो XL की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट Z² माइनस R² लगाइए। Z की वैल्यू क्या है, 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625, और 15 का 225। तो इसको सॉल्व करेंगे, आपका 400 आएगा, 400 का स्क्वायर रूट निकलेगा 20। तो आपका 20 आंसर बिल्कुल सही है, 20 ओम बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस प्रकार का वाट मीटर सिर्फ AC पर इस्तेमाल किया जाता है? इंडक्शन टाइप वाट मीटर, डायनोमीटर टाइप, सस्पेंडेड कॉइल टर्न्स वाट मीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप वाट मीटर, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, इंडक्शन टाइप वाट मीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर की सामग्री किस प्रकार की होती है? कठोर होती है, नरम होती है, घुलनशील होती है, छिद्र युक्त होती है। तो बच्चों क्या होती है, छिद्र युक्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर वोल्टेज स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है, दक्षता निम्न होती है, आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है, करंट क्षमता न्यून होती है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किसी ट्रांसफार्मर में उत्पन्न हुई ध्वनि को डैश डैश नाम दिया जाता है। बज, रिंगिंग, जूम, हम। तो उसको बोलते हो बच्चों हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार किस प्रकार के क्षय में परिवर्तन होता है? आयरन लॉस होता है, हिस्टोलिसिस लॉस होता है, एडी करंट लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? कॉपर लॉस। अब बच्चों देखिए, आयरन लॉस जो होता है उसको कोर लॉस भी बोलते हैं। ये दो होते हैं, एडी करंट लॉस होते हैं और हिस्टोलिसिस लॉस होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये फिक्स्ड लॉसेज होते हैं। क्या होते हैं? ये फिक्स्ड लॉसेज होते हैं। आयरन लॉसेज जो होते हैं आपके फिक्स्ड लॉसेज होते हैं, इन पर लोड का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपका कॉपर है, कॉपर लॉस, वो क्या होते हैं? वाइंडिंग में होते हैं। कहाँ होते हैं? वाइंडिंग में होते हैं। और जो कोर लॉसेज होते हैं वो कहाँ होती हैं? आयरन लॉसेज जो होती है कोर में होती हैं। ठीक है, ये लोड पे, जो आपकी कॉपर लॉस होती है लोड पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? लोड पर डिपेंड करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है? हिस्टोलिसिस लॉसेज ज्ञात करने के लिए किया जाता है, कोर लॉसेज ज्ञात करने के लिए, कॉपर लॉसेज, एडी करंट लॉसेज। जो आपका शॉर्ट सर्किट होता है उसे हम लोग कॉपर लॉसेज ज्ञात करते हैं। ठीक है, और शॉर्ट सर्किट मैं लिख देता हूँ। शॉर्ट सर्किट के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है? कॉपर लॉसेज। और जो आपका ओपन सर्किट होता है वो क्या होता है? आयरन लॉस निकालने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीटी एक डैश डैश है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। देखिए जो आपका करंट सीटी को हम लोग करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं। जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जो आपका पीटी होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, वो क्या होता है? स्टेप डाउन होता है। ठीक है, अब पावर ट्रांसफार्मर की आपसे कभी कभी इफिशियंसी पूछ लेता है, तो ये होती है 95% से लेकर 99%। ठीक, और जो डिस्ट्रीब्यूशन की होती है 50% से लेकर इफिशियंसी 60% तक वेरी करती है। और आपका जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसकी इफिशियंसी क्या होती है? 100%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ वोल्टा नियम किसके साथ संबंध दर्शाता है? संधि धारा, तुल्य प्रतिरोध, वोल्टापात और संधि वोल्टा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप को दर्शाता है। और संधि धारा जो है आपका प्रथम नियम। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ, इसको बोलते हैं सेकंड लॉ। ये किस पे होता है? ये आवेश संरक्षण पे होता है। प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर, और ये ऊर्जा संरक्षण पे है सेकंड वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का प्रतिरोध कितना है? 1 मेगा ओम है, 20 ओम मेगा ओम है, अनंत है, लगभग शून्य। तो जो पृथ्वी का जो प्रतिरोध होता है वो लगभग शून्य होता है। ठीक है, और हम लोग अर्थिंग इसलिए करते हैं कि जो आपके कोई फॉल्ट हो, कोई करंट हो, वो ग्राउंड हो जाए। और जब करंट में ग्राउंड का मतलब अर्थ का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट आसानी से फ्लो नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या होता है? रेजिस्टेंस इसका अर्थ का क्या होता है? जब कम होता है, लगभग शून्य होता है, तो करंट जो होती है वो क्या होती है? ग्राउंड हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट, आपका जो 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट डैश डैश होता है 1.1 HP के बराबर होता है, 1.5 HP के बराबर होता है, 1.34 HP के बराबर होता है, 1.66 HP के बराबर। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1.34 HP के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है। किसी आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? 1000 ओम होता है,
0 ओम होता है, अनंत होता है, और 500। तो बच्चों क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है। और ये 1000 ओम दिया है, इसको हम लोग 1 किलो ओम भी बोलते हैं। ये आपका मानव शरीर का प्रतिरोध है, मानव शरीर का प्रतिरोध। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना है, 1000 ओम या 1 किलो ओम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थैतिक बिजली का उत्पादन किस कारण से होता है, प्रकाश के कारण, ऊष्मा के कारण, चुंबकत्व के कारण, घर्षण के कारण। जो तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही, घर्षण के द्वारा, फ्रिक्शन के द्वारा हम लोग इस स्थैतिक बिजली का उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आग का कारण नहीं है। गलत फ्यूज रेटिंग, लाइन व न्यूट्रल के बीच क्षतिग्रस्त इंसुलेशन, ढीले कनेक्शन, और 3 फेज में रिवर्स कनेक्शन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, कारण नहीं है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, 3 फेज मोटर में रिवर्स कनेक्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना किसी क्षति के मानव अधिकतम कितनी धारा स्तर को सहन कर सकता है। 1 मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 5 एम्पियर। तो आपका 15 मिली एम्पियर तक जो है मानव शरीर झटके सह सकता है, और 20 मिली एम्पियर पे उसको झटका लगेगा। 15 मिली एम्पियर तक सह सकता है और 20 मिली एम्पियर पे उसको झटका लगेगा, और 100 मिली एम्पियर से 200 मिली एम्पियर तक स्किन जल सकती है, स्किन जल जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कठोर तारों को काटने के लिए कौन से प्लायर सर्वाधिक प्रयुक्त होते हैं। लॉकिंग प्लायर, वायर स्ट्रिपर, लंबी नोज वाला प्लायर, डायगोनल प्लायर। तो बच्चों आंसर क्या है आपका, डायगोनल प्लायर। लंबी नोज वाला प्लायर वहां यूज करते हैं जहां पे रास्ता सकरा हो। ठीक है, और वायर स्ट्रिपर से हम लोग वायर काटते हैं, वायर कट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की चादर को सीधा करने के लिए डैश डैश का प्रयोग होता है। मैलेट का प्रयोग करते हैं, आरी का प्रयोग करते हैं, सपाट फाइल का प्रयोग करते हैं, ड्रिलिंग मशीन। तो मैलेट का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है, लकड़ी का बना हुआ हथौड़ा होता है, लकड़ी का हथौड़ा, लकड़ी का हथौड़ा। ठीक, ड्रिलिंग मशीन जानते हैं, छेद करने के लिए होता है, आरी काटने के लिए होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक आपको आकृति दे दी गई है और पूछा है कि ये क्या है, किसका ठीक किसको डिनोट करता है। SCR को करता है, ट्राई को करता है, डाई को करता है, और UJT को। तो बच्चों ये UJT को करता है। ठीक है, SCR का क्या होता है, SCR का सिंबल ये होता है। ठीक है, और डायोड का आपका ये सिंबल होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालकता का विलोम होता है, प्रतिरोधकता होता है, प्रवेशीयता होता है, चुंबकशीलता होता है, प्रत्यास होता है। तो इसका ये प्रतिरोधकता जो है ये चालकता का अपोजिट है। ठीक, और ये जो आपका प्रत्यास है ये आपका परमियंस का उल्टा है। ठीक है, और चालकता की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं G से, और यूनिट होती है महो, महो और साइमन। ठीक, और प्रत्यास को हम लोग रिलेक्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में। इसकी होती है वेबर, एम्पियर टर्न पर वेबर, एम्पियर टर्न पर वेबर। और अगर आपसे पूछा जाए परमेंस की होती है आपकी
वेबर पर एम्पियर टर्न। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेरेडियन डैश डैश की यूनिट है इल्यूमिनेशन की, सॉलिड एंगल की, लुमिनस इंटेंसिटी की, नन की। तो ये आपकी क्या होती है, सॉलिड एंगल की यूनिट होती है, और सॉलिड एंगल को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये फॉर्मूला होता है डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। इल्यूमिनेशन की क्या होती है, ल्यूमेन होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन। तांबे का गलनांक होता है 1085 डिग्री सेल्सियस, 850 डिग्री सेल्सियस, 1215 डिग्री सेल्सियस, 960 डिग्री सेल्सियस। तो तांबे का जो गलनांक होता है वो क्या होता है, 1085 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बच्चों आज मैंने आपको इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का मॉडल पेपर नंबर 17 समझाया है, जो कि कोशिश की है कि मैंने आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताए हैं। इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आपके होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करा सकूं। और ये क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएल के लिए भी, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इनको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और समझिएगा। थैंक यू।